नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। आने वाले साल राजनीतिक दलों के लिए बेहद खास है। दरअसल 2022 पूरी तरह से चुनावी साल है। नए साल की शुरुआत में जहां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनावी घमासान होगा। क्योंकि साल की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी सत्ता के लिए जंग होनी है। ऐसे में स्वराज एक्सप्रेस आपकी चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए खास प्रोग्राम लेकर आया है, सत्ता का संग्राम, जिसमें हम आपको न सिर्फ उत्तर प्रदेश की हर सियासी हलचल से रूबरू कराएंगे, बल्कि सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के समीकरण का भी सटीक विश्लेषण करेंगे। बताएंगे इस बार कहां कौन सा दल कितना मजबूत है, अब की बार किसकी सरकार बनेगी, क्या बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी या फिर समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस में से कोई एक बीजेपी को सत्ता से बाहर कर अपनी धाक जमाएगा। सूबे की सियासत में इस बार आखिर किसका दम देखने को मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारती समाज पार्टी यानी सुभाषपा से गठबंधन के बाद सपा की साइकिल रफ्तार पकड़ेगी या फिर पिछले चुनाव जैसे ही चाल सुस्त रहेगी। इसके अलावा आगामी चुनाव में आप कितनी असरदार साबित होगी, ओवैसी की पार्टी किसका चुनावी गणित बिगाड़ेगी, इसके साथ ही और भी तमाम अहम पलों पर हम जानेंगे हमारे खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी थी तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। तो उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें हैं। राजनीतिक पंडितों का शुरू से यह मानना रहा है कि जिसने यूपी की जंग जीत ली, उसके लिए लोकसभा चुनाव का घमासान जीतना बहुत मुश्किल नहीं होता है। सूबे में हुए 217 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इसकी झलक भी देखने को मिली। खैर, आज की तारीख में समीकरण पहले से काफी अलग है। पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ अवध एवं बुंदेलखंड की सियासी हवा इस बार ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसे में इस बात का आकलन करना जरा मुश्किल हो रहा है कि जनता चुनाव में किसका साथ देगी। खैर, खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम में उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर विस्तार से बात करने के साथ खास पैनल के साथ सटीक विश्लेषण करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में है सत्ता का संग्राम। क्या बीजेपी फिर मारेगी मैदान, या अब की बार सपा के पूरे होंगे अरमान। बसपा, प्रसपा और आपकी राह कितनी मुश्किल कितनी आसान। 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता का संग्राम अपने नाम करने के लिए सभी पार्टियां सियासी बिसात बिछाकर रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान में हर दल के दिग्गज नेता मैदान में डटे हुए हैं। सपा की ओर से विजय यात्रा कर चुके अखिलेश यादव अब जनादेश महारैली के जरिए हुंकार भर रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी महिला ट्रंप कार्ड खेलने के बाद लगातार माहौल बना रही हैं। उधर मायावती भी अपने हाथी को सबसे आगे ले जाने के लिए लगातार नई रणनीति बना रही हैं। 2022 के लिए बहुजन समाज पार्टी साक्षात्कार के जरिए सिर्फ जीत दिलाने वाले चेहरों पर दांव लगा रही है। इसके अलावा प्रसपा, आप समेत अन्य दल भी सूबे में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने और प्रमुख दलों का समीकरण बिगाड़ने के लिए नए नए दांव आजमा रहे हैं। बात अगर बीजेपी की करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। महासंग्राम से पहले दोनों दिग्गज जनता के बीच पहुंचकर उन्हें सौगात दे रहे हैं, विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष के वार पर पलटवार भी खूब हो रहा है। देखा जाए तो सूबे का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है और यह तब तक चढ़ा रहेगा जब तक मतदान होने के बाद नतीजे नहीं आ जाते। वैसे यूपी में हुए पिछले 3 चुनावों को देखें तो मतदाताओं ने हर बार अलग दल को शासन करने का मौका दिया है। 2007 में बसपा सत्ता में आई, तब मायावती रिकॉर्ड चौथी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वहीं 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, जबकि 2017 के चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ
सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। पिछले यानी 2017 के चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, जबकि सपा को 47 और बसपा को 19 के साथ ही कांग्रेस को महज 7 सीटों पर ही जीत दर्ज हुई थी। वहीं 2012 में सपा ने 224 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। तब बीजेपी ने 47, बसपा ने 80 और कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी, जबकि 2007 में बसपा ने 206 सीटें अपने नाम कर सरकार बनाई थी। इस चुनाव में सपा को 97 और बीजेपी को 51 के साथ ही कांग्रेस महज 22 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। खैर, ये पुराने आंकड़े हैं। अब साल 2022 है और उत्तर प्रदेश में छिड़ चुका है सत्ता का संग्राम, जिसमें जीत हासिल करने के लिए सभी दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं। किसी भी सीट पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इतना ही नहीं, इन सब के बीच नेता एक दल से दूसरे दल में भी जा रहे हैं। अब तमाम सियासी उठापटक के साथ उत्तर प्रदेश में 22 का चुनावी घमासान कौन अपने नाम करता है, ये देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए शोभित शर्मा की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के सत्ता के संग्राम में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह जी हैं। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा प्रवक्ता अमित जमई जी हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक बाजपेयी जी और वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र जी, आपसे ही सवाल है कि 312 सीटें अप्रत्याशित नतीजा आया था पिछली बार, जबकि इसके पहले शुरू की बात छोड़ दें, 90 की बात छोड़ दें, उसके बाद की बात छोड़ दें, तो आप 47, 50, 55, 60 इसके आसपास ही रहे हैं। ये 312 जो जादुई आंकड़ा आपका था, क्या वो जादू अभी भी बरकरार रहेगा? अगर वो जादू अभी भी बरकरार है तो किस आधार पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पे चलने वाला राजनीतिक दल है जी। हम लोग धीरे धीरे चरवेती करते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं जी। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इस समय केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर अभी तक अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया है जी। हम लोग सीटों के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जो अपने सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करते हैं जी। हम लोगों की एक स्पष्ट विचारधारा है, जिसको धीरे धीरे जो विचारधारा आधारित राजनीतिक दल होते हैं वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। कोई अनायास नहीं उसमें परिवर्तन आता है। जो जातवाद लेकर के चलते हैं, कोई ऐसा विषय लेकर के चलते हैं, वो बड़ी तेजी से हवा में उछलते भी है और नीचे धड़ाम भी हो जाते हैं जी। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए हुए है। हम लोग अगले वर्ष जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग विकास और सुशासन के एजेंडे को लेकर ही मात्र जाने वाले हैं। वही हमारा आपसे सवाल था कि ऐसा कौन सी जादू की छड़ी फिर से घुमाएंगे कि आप 312 आंकड़ा पार करेंगे क्या? नहीं, हमने जादू की छड़ी पिछली बार भी नहीं घुमाई थी जी। मेरा स्पष्ट मानना है हम लोग विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है जी। अपने काम और विचारधारा के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़े हैं जी। और धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे हुए हैं जी। कोई ऐसी जादू की छड़ी उनके पास होती है जो क्षेत्रवाद लेकर के आते हैं या कोई जातिवाद को उन्माद पर चुनाव लड़ते हैं या कोई इस प्रकार की लकड़ी लेकर के आते हैं, चुनाव तो जीत जाते हैं, उसके बाद स्पष्ट रूप से बेईमानी के आधार पर उत्तर प्रदेश में दंगे कराते हैं और जो सरकार बनाते हैं वो मात्र आर्थिक लाभ के लिए बनाते हैं। राघवेंद्र जी, बिल्कुल ना नीति होती है ना कोई नियत होती है। राघवेंद्र जी, आपने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय जी निश्चित तौर पे ये आप लोगों के तीर्थ पुरुष कहे जाते हैं। इनके सिद्धांतों पे चरवेती आप चले। चरवेती चलते हुए 90 में आपने सरकार बना ली, फिर 93 में जोड़ तोड़ से सरकार बन गई आपकी, लेकिन उसके बाद ये चरवेती कहाँ चला गया था? फिर अचानक चरवेती आपका 2017 में आया। नहीं, कहीं नहीं चला गया था जी भाई, वो कहीं नहीं चला गया था। हम लोग धीरे धीरे ही आगे बढ़े हैं जी। और ये कोई अनायास नहीं होने वाला है। इस प्रकार से अगर आप कांग्रेस को कहे वो कहाँ चला गया है, ये लोग जो हैं इनसे अगर आप बात करें
मेरा तो स्पष्ट मानना है, अभी अभी दूसरे राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को भी आप बैठा लेंगे जी, उनसे सीधे आप पूछिएगा जी, धारा 370 के बारे में क्या राय है, जी, कॉमन सिविल कोड के बारे में क्या राय है, जी, एनआरसी के बारे में क्या राय है, सीए के बारे में क्या राय है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में क्या राय है, राम जन्मभूमि के बारे में क्या राय है। बोलेंगे नहीं, हाँ या ना में नहीं जवाब देंगे, गोल बातें करेंगे। उनका जो है सीधा सीधा जो ये विषय है इन पर चुनाव दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है, स्पष्ट है। हमें याद है ये जो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, भारतीय फौज कश्मीर में सेक्सुअल वायलेंस करती है क्या? हमारी देश की फौज के ऊपर आरोप लगाना ये क्या है? इनकी विचारधारा यही है क्या? कांग्रेस पार्टी का मन से कभी वंदे मातरम का नारा नहीं लगता है, भारत माता की जय का नारा नहीं लगता है, क्या इनकी विचारधारा है क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, क्या यही इनकी विचारधारा है क्या? बिल्कुल राघवन जी, आपने कहा कि और भी प्रवक्ता हैं, 25 करोड़ रुपए लेकर आते हैं, बात होने दीजिए मेरी पूरी। जी जी, नहीं, आपने कहा और भी प्रवक्ता हैं, वो है जुड़ गए हैं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपकी बात और भी प्रवक्ता सुन रहे हैं, सपा से हमारे साथ अमित जमाई जी सुन रहे हैं, अभिषेक वाजपेयी जी कांग्रेस से सुन रहे हैं। आपने कहा कि बाकी प्रवक्ताओं से आप पूछ लीजिएगा, तो आपका जो प्रश्न आ रहा है वो सीधे सुन रहे हैं, हम उनसे उत्तर ले लेंगे, लेकिन थोड़ा संक्षेप में आप खत्म करिएगा। साथ में आपने कहा सारे जो राष्ट्रीय मुद्दे बताए हैं उनमें राम जन्मभूमि को छोड़ के बाकी राष्ट्रीय मुद्दे जो भी आपने बताए हैं, धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, सीए का मुद्दा हो, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना प्रभाव डालेंगे, ये आपको लगता है क्या? निश्चित रूप से डालेंगे भाई। उत्तर प्रदेश के जो नागरिक है वो क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? जी, क्या देश में जो हो रहा है उसकी नजर में नहीं है क्या? जी भाई, देश की गतिविधियां कांग्रेस कश्मीर के विषय में क्या कर रही है? केरल में गाय को मार करके कांग्रेस के कार्यकर्ता खाते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? आज सोशल मीडिया के जमाने में देश सिकुड़ के रह गया है। कांग्रेस केरल में अगर कोई घटना करती है, कश्मीर में कोई काम करती है, तो निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी होंगे और क्षेत्रीय मुद्दे भी हावी होंगे, और उत्तर प्रदेश का सुशासन भी के आधार पर भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, विकास के एजेंडे पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए, निश्चित तौर पे हमारे पास सभा अमित जमाई जी हैं। अमित जी, उन्होंने कई सवाल किए, वो सवाल के उत्तर आप निश्चित तौर पे देंगे ही। उन्होंने कॉमन सिविल कोड के बारे में बात कही, धारा 370 के बारे में कही, राम जन्मभूमि के बारे में बात कही, उसका उत्तर दिए। लेकिन हमारा भी एक पहले सवाल है, उसका उत्तर चाहेंगे, फिर आप राघवेंद्र जी को उत्तर दे देंगे। हमारा सवाल यह है कि अचानक सीधे 224 सीट से सीधे 47 सीट पे आ जाना क्या वजह थी, और आज की स्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी सरकार के जो माइनस पॉइंट है उनको लेके ही आप मुद्दा बना सकते हैं। 2012 से 2017 तक आपने जो काम किया है, अगर वो मुद्दा बनता तो हो सकता है 2017 में ये स्थिति आपकी नहीं होती, जबकि आपने कांग्रेस से समझौता भी किया था। अमित जी, देखिए, हार और जीत राजनीति के जो दो आयाम हैं। जब हम जीतते हैं और जब हम हारते हैं, जब हम हारते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं जी। हम ये सोचते हैं कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई, या हम ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की राजनीति पैदा की गई। जी, आपको याद है कि इस देश के वज़ीर आज़म ने उस जमाने में कितनी लो लेवल की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू की। आम जनता की आंखों में जिस तरह से धूल झोंका गया, उसके चलते उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ। ठीक है, हम हार गए, लेकिन उसके बाद सवाल यह है कि जिन लोगों ने जीत हासिल की थी, क्या उन्होंने लोक लज्जा, लोकतंत्र का, क्या उन्होंने राजनीति के धर्म का पालन किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के लोगों से वादा किया था। जी, मैं राघवन जी से कहना चाहता हूं कि तुम आसमान की बुलंदियों से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। जी, जमीन के मसाइल से हमें मतलब है, हमें आसमान की बुलंदियों से नहीं मतलब है। जी, जमीन के मसाइल क्या हैं? आज इनके गृह मंत्री उत्तर प्रदेश से जाने वाले, ये तय हो गया कि लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री के शहंशाह के शहजादे, उनकी बंदूक का मामला साफ हो गया कि उनकी बंदूक का उसमें इस्तेमाल हुआ है। जी, सवाल ये है त्रिपाठी जी कि क्या इस गृह मंत्री की गिरफ्तारी होगी? ये जमाई जी, तो किसानों की हत्या
करने के जो लोग जिम्मेदार हैं। जमाई साहब, ये आप अपना मुद्दा रखिएगा। जमाई साहब, आप ये मुद्दा रखिएगा। आपने ये कहा कि इन्होंने जो वादे किए थे वो कौन से वादे पूरे नहीं हुए, उस वादे पे आप थोड़ा सा बता दें तो मैं उत्तर लूंगा। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपने जो भी लखीमपुर खीरी से लेके जो भी मुद्दा आपको रखना है कानून व्यवस्था को लेके, आप निश्चित तौर पे आप रखिए। लेकिन जो आपने कहा कि वजीर आजम ने आंख में धूल झोंकी, उस पर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डाल देंगे तो बेहतर होगा। त्रिपाठी जी, इनके क्या वादे थे? जी, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, गुजरात से मुख्यमंत्री से वहां से गला फाड़ फाड़ के मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखते थे जी कि किसानों की जो आय है उसका जो दुगना करिए, उसका एमएसपी। जी, उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा कि जब सरकार आएगी एमएसपी को हम दुगना कर देंगे। अरे दुगना तो छोड़िए, आपने एमएसपी पे गारंटी भी नहीं किया। जी, मुख्यमंत्री योगी जी तो अचानक अवतरित हो गए, वो तो पिक्चर ही में कहीं नहीं थे। वो जब आए उन्होंने कहा कि जो गन्ना की किसानों का जो बकाया है वो 14 दिन के अंदर उनका भुगतान होगा। पूरे आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चल जाइए, कैराना चल जाइए, मुजफ्फरनगर चल जाइए, मेरठ चल जाइए, किसानों का विद्रोह है। किसान में भी आप हिंदू मुस्लिम ढूंढते हो, तो पूरे किसानों के साथ इन्होंने कहा कि हम बिजली का दाम हम जो है कम करेंगे किसानों के लिए। आपको त्रिपाठी जी पता नहीं है कि बिजली का निजीकरण किया गया। आज पूरे लघु उद्योग जितने हमारे हैं, बिजली का निजीकरण और महंगा करने से हमारा लघु उद्योग और सिंचाई हमारे किसान लोगों को बहुत महंगी पड़ रही है। जी, ये वादे थे इनके। लॉ एंड ऑर्डर का वादा था। आप बताओ 1090 जो उत्तर प्रदेश की हमारी माओ और बहनों के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, एक पावर लाइन बनाई थी, उस पावर लाइन का इन्होंने बजट खत्म कर दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था हर जिले में एक अस्पताल बनाएंगे। जरा आप हमें बताइए त्रिपाठी जी, अपने किसी रिपोर्टर को जोड़ लीजिए कि एक का जो शिलान्यास किया हो उसका इन्होंने खात्मा कर दिया हो, कि इसका उद्घाटन हो गया। जितने काम स्वास्थ्य के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे आदरणीय अखिलेश यादव जी के जमाने के, वही प्रधानमंत्री जी को बुलवा के ऑनलाइन, वो भी ऊपर से चदरा ढाक के उसका उद्घाटन कर दिया गया। ना उसमें बेड है, ना उसमें डॉक्टर है, ना उसमें सीट है, ना उसमें एडमिशन है। तो कुल मिला के जमाई साहब, आपके पास ये मुद्दे हैं कि जो इन्होंने वादा किया था, जिसमें विकास के वादे की बात कही थी, वो विकास नहीं हुआ। वो इनका जो निगेटिव पॉइंट्स है उसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे और आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, मैंने सरकार बनाएंगे, आपका मतलब ये है? त्रिपाठी जी, हमने 2012 में सामाजिक न्याय और विकास पर आधारित राजनीति आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में शुरू की। हमने धर्म से, जाति से ऊपर उठकर सर्व समाज के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश को हमने खड़ा करने का काम किया। आज आप सोचिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से गाजीपुर तक बनकर तैयार है, जो लोग जा रहे हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को याद कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो इवन मेरे जौनपुर में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज बना, आज लोग याद कर रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश जी होते तो 2017 तक ये जारी हो गया होता और इतनी मौतें कोविड कोरोना के काल में न होती। मैं जौनपुर में बैठा हूं त्रिपाठी जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड। राघवेंद्र जी सुन रहे हैं, राघवेंद्र जी सुन रहे हैं आपकी बात, हम उनसे उत्तर ले लेंगे। थोड़ा संक्षेप में आप खत्म करें। राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे, आप सुन लीजिए फिर बात करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड और महिलाओं की पेंशन, महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश की गरीब गुरबा महिलाओं विधवाओं के लिए आदरणीय अखिलेश जी ने एक सहारा बनाया था। महीने में उनके हाथ पे नून तेल के लिए कुछ पैसा मिल जाता था। मुख्यमंत्री योगी जी ने उनका पेंशन छीनने का काम किया। राघवेंद्र बाबू बताओ, कौन सी इंसानियत है ये, किस राजनीति की इंसानियत है कि बूढ़ी माँ और एक विधवा के हाथ से एक सहारा छीन लो? किसानों का जो किसान क्रेडिट कार्ड था, पूरा आपने लुटेरे प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर आपने पूरा किसान क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा आपने हड़पवा दिया।
यही किया है, इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज गुस्से में हो कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रतापगढ़ में जूते चप्पल से आप उसको नवाज रही है। चलिए, ये अच्छी बात नहीं है, हम मानते हैं। जमाई साहब सरकार की गलतियों का सामना आज एमएलए एमपी को करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी। आरोपों की फहरिस्त लंबी हो गई है, क्योंकि आप भी आरोप जो आपने लगाए हैं वो राघवेंद्र जी भूल जाएंगे क्या क्या आरोप लगाए हैं, तो हम उनसे उत्तर लेंगे। लेकिन हम अभिषेक जी के पास चलेंगे। अभिषेक जी, पहला सीधा सा सवाल है हमारा आपसे। अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी अभिषेक जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपकी सरकार बने, लेकिन आपकी लड़ाई किससे होगी, बीजेपी से या सपा से? मुख्य आप मुख्य दल मान लेता हूं, लेकिन आपके साथ जो चुनाव में दूसरे नंबर पे होगी, आप सरकार बना रहे हैं ये भी मान लेता हूं, लेकिन सपा से होगी कि बीजेपी से होगी? देखिए, हमारी लड़ाई हर उस पार्टी के साथ है जो जनता विरोधी है, जी, जो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है, जो जनता विरोधी है। हमारी लड़ाई हर उस पार्टी के साथ है। इसमें बुरा जनता विरोधी कौन सी ज्यादा है, सपा ज्यादा है कि बीजेपी? मोदी जी की नीतियों, बीजेपी जनता विरोधी है कि सपा है? देखिए, ये इस प्रश्न का उत्तर तो वो वही दे सकते हैं, क्योंकि हम 30-32 सालों से हम तो सत्ता में है नहीं। जी, ठीक है जी। और दोनों का क्या है वो तो अच्छे से जानते हैं। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि योगी जी की नीति और मोदी जी की नीतियों का खामियाजा ये है कि तकरीबन 9,52,875 लोगों ने आत्महत्या कर चुके हैं अभी पिछले 5 सालों में। जी, 7 नवंबर को जो रिपोर्ट निकली थी, मैं उसकी बात बता रहा हूं। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मैं कोई अपने पास से लेकर के नहीं बोल रहा हूं। जी, जिसमें से तकरीबन 69,407 छात्रों ने आत्महत्या कर ली और 86,851 बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली, 78,303 किसानों ने आत्महत्या कर ली, खेतीहर मजदूरों की संख्या थी 35,122 और डेली यूजर्स के जो कर्मचारी थे वो 1,93,795 थे। इवन इन लोगों ने गृहिणियों तक को नहीं छोड़ा, जिन्होंने आर्थिक तंगी की वजह से, महंगाई की वजह से 1,52,127 गृहिणियों ने आत्महत्या कर ली। ये योगी जी की और मोदी जी की नीतियों का खामियाजा है। और जैसा कि मैं अभी राघवेंद्र जी की बातों को सुन रहा था, मैं इनको याद दिला दूं कुछ आंकड़े। स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी किए थे अभी तकरीबन अक्टूबर में, जिसमें 6.17 लाख रुपए के अर्थदंड को ये वसूल ना पाए थे। दूसरी चीज, कैग ने एक रिपोर्ट, आपको याद होगा, बड़े सम्मानित ढंग से बोल रहा हूं उनसे, राघवेंद्र जी को, कि कैग ने एक रिपोर्ट पेशकश की थी, पूरे उत्तर प्रदेश में सब तरफ चर्चा का विषय भी रही थी। ये वो रिपोर्ट है जहां पे बिजली विभाग से लेकर के, आपके एलडीए से लेकर के, आपके हर एक मंत्री का काला चिट्ठा है। कैसे आपने वन विभाग में अपने लोगों को आपने फायदा पहुंचाया है, कैसे आपने सोनभद्र में एकलव्य मॉडल की स्थापना नहीं की और अपने लोगों को आपने फायदा पहुंचाया, कैसे आगरा में आपने 1,88 लाख रुपए की फिजूल खर्ची कर दी ऑक्सीजन के नाम पे, लेकिन ऑक्सीजन पहुंचा नहीं, अपने लोगों की जेबें आप गर्म करवाते रहे। तो आपको याद होगा कि गोंडा और आगरा में जो शराब ठेकेदारों पर आपने मेहरबानी बरसाते रहे। मतलब अगर आंकड़े गिनाने चालू कर दूं तो मुझे लगता है कि ऐसा डिबेट का समय ही कम पड़ जाएगा। और मैं ये राघवेंद्र जी आपको चुनौती के साथ बोल रहा हूं, जितने भी मैंने आंकड़े दिए ऑन एयर वो आप उसको झुठला करके बताइएगा। चलिए, निश्चित तौर पे अभिषेक जी आपकी बातों से ये लग गया है। आपने तो स्पष्ट नहीं कहा कि सपा से है आपकी कि बीजेपी से है, लेकिन आपकी जो अब आपने अपना पक्ष रखा है उस पक्ष से लग रहा है कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, यानी बीजेपी एक तरफ है, बाकी और पार्टी एक तरफ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी भी हैं हमारे साथ विशेष टिप्पणी के लिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राघवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी राघवेंद्र जी, आपने कांग्रेस की बात सुन ली। मैंने बहुत स्पष्ट उनसे पूछा कि सपा से है, उनका भाई सपा भी सत्ता में रह चुकी है, बीजेपी अभी सत्ता में है ही। कांग्रेस लंबे समय से संघर्ष कर रही है सत्ता में आने के लिए। आप ये जानते हैं कि कांग्रेस जब 1980-85 सत्ता में आई थी, पहली बार गलती जो कांग्रेस ने की थी वो गलती वो थी कि
बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ने की गलती की। मुझे जो लगता है, आपकी टिप्पणी क्या है मुझे नहीं मालूम, उस समय मात्र 100 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी और आपने भी देखा कि क्या स्थिति हुई थी आगे। उसके बाद ये मान के चलिए कि बाकी सीटों पे कांग्रेस ने खुद अपना बीज जो होता है, जो पेड़ होता है, उसको खुद काट डाला, कार्यकर्ता समाप्त होते गए। अब कांग्रेस की जो स्थिति है, महिला ट्रम्प कार्ड जो चला गया है प्रियंका जी के द्वारा, वो कितना प्रभावी रहेगा। बाकी आप ये सुन ही लिए हैं अमित जी की और बीजेपी की, एक विकास की बात कर रहे हैं, एक की कहेंगे विकास नहीं किया, जो वादा किया था आपने उसके अनुसार, इसलिए जनता सपा को आजमाएगी। राघवेंद्र जी, आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए, सरकार तो जिसकी भी बनती है, विकास एक सतत प्रक्रिया है और सरकारें विकास का काम करती हैं, और चाहे बसपा की सरकार रही हो या पूर्व समय में कांग्रेस की सरकार रही हो जी, या सपा की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार हो, काम तो सबने किए। लखनऊ को सुंदर बनाने का श्रेय बहन मायावती जी को जाता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगर लखनऊ को मेट्रो मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मिला, इसके अलावा अन्य जो योजनाएं थी, आगरा एक्सप्रेस को ले लीजिए, और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो भी मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उनका था। अब बात आती है योगी आदित्यनाथ जी की, तो लखनऊ में किसको क्रेडिट दिया आपने? थोड़ा सा लखनऊ के लिए लगे हुए हैं। राघवेंद्र जी, मैं थोड़ा माफ करिएगा सुनने में। मैं मायावती जी को दिया हूँ। लखनऊ को सुंदर बनाने का श्रेय मायावती जी को है। आप याद करिए जी कि 2006 के पहले जी, जब आप कानपुर से आते थे या अयोध्या के तरफ से आते थे, हरदोई के तरफ से आते थे, अभिषेक जी आऊंगा मैं आपके पास, थोड़ा राघवेंद्र जी की टिप्पणी आ जाए। नालियां मिलती थी जी 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 जी, राघवेंद्र जी, तो बजबजाती नालियां मिलती थी, लेकिन सुंदर बनाने का, पार्कों का काम आज उस समय की मुख्यमंत्री ने ही किया था, मायावती जी ने। अब बात आती है, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो जनता विरोधी है उसके विरोध में हम हैं। तो जनता विरोधी है कौन, ये देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस से भी उनका गठबंधन रह चुका है, बसपा से भी हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी से भी उनका गठबंधन हो चुका है जी। ये आए थे 27 साल यूपी बेहाल नारे के साथ, लेकिन गठबंधन अखिलेश जी के साथ किए। अब बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सही मायने में देखें तो कांग्रेस वो अपने वजूद के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है। अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी का जितना ये दौरा है, जितना वो एक्टिव है, कांग्रेस को कितना खड़ा कर पाती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अगर लोकसभा की बात करें तो आज अमेठी भी कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है जी, तो रायबरेली केवल उनके पास बचा हुआ है जी। तो कांग्रेस पहले अपने वजूद की लड़ाई लड़ेगी, उसके बाद ये तय होगा कि वो जनता विरोधी के साथ है या जनता वालों के साथ है जो जनता को पसंद करती है जी जी। अभिषेक जी ने जो कहा उससे आपने सुन लिया, जो उनका मत आपको सुनाई पड़ा होगा, वो कह चुके हैं, सीधे तौर पे नहीं कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी से, जनता विरोधी उसको कह रहे हैं। अभिषेक जी, आप राघवेंद्र जी कुछ टिप्पणी कर रहे थे, तो आप अपनी कुछ बात रखना चाह रहे थे बीच में। देखिए, मैं राघवेंद्र जी की बात का सिर्फ इतना जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज की कांग्रेस के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल में जो हमारी जो भीड़ थी, हमारी जो माननीय प्रियंका गांधी जी की को लोग जो सुनने आए हुए थे, उस भीड़ से इनको समझ जाना चाहिए कि हमारा अस्तित्व क्या है। कौन से राघवेंद्र जी से बात कर रहे हैं? दूसरी चीज, कौन से राघवेंद्र जी? राघवेंद्र द्वय हैं हमारे साथ इस समय, राघवेंद्र द्वय हैं। एक राघवेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक राघवेंद्र जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी बात कर रहा था जी। और दूसरी बात मैं आपको याद दिला दूं कि जो सर राघवेंद्र जी बोल रहे थे अभी की लखनऊ के सुंदरीकरण की बात कर रहे थे। अरे अगर अरबों खरबों रुपए लगाने के बाद और अपनी जेबें गर्म करने के बाद, जिसमें स्मारक घोटाले से लेकर के हर एक घोटाला कर डाला हो, अगर आप उसको सुंदरीकरण कहेंगे तो मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, उसे सुंदरीकरण नहीं कह सकते हैं। अगर उसकी जगह पे कितनी जगह पे स्मारक बने हुए हैं, कितनी जगह पे पार्क बने, उसकी जगह पे अगर आप हॉस्पिटल उस समय बनवा दिए होते तो शायद जो कोरोना काल में आज के समय पे काम आ रहा होता। उन्होंने तो ये कहा कि आप वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ। वजूद अगर 3 साल के चुनाव, 3 बार के चुनाव को देखें तो 22, 28 और 7। देखिए, जिस पार्टी ने इतने लंबे समय तक राज किया उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी ने इतने लंबे समय तक राज किया,
कई कई प्रधानमंत्री दे दिए। इंदिरा जी वहीं से थी, वहीं से राजीव गांधी जी थे, अभी मोदी जी भी वहीं से हैं, बीपी सिंह जी वहीं से थे। खैर बीपी सिंह कांग्रेस से निकले हुए थे, लेकिन आप 28, 22, 7 इन सीटों पे सिमट गए। तो राघवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आप वजूद की लड़ाई अभी लड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, मैंने राजेंद्र जी की बात का सबसे पहले अभी स्टार्टिंग में मैंने बात कही थी, गोरखपुर की जो रैली थी, माननीय प्रियंका गांधी जी को लोग सुनने आए थे, वो हमारे अस्तित्व को बताता कि हमारा अस्तित्व क्या है। वो खरीदी हुई भीड़ नहीं थी। कितने सारे पत्रकारों ने लाइव चलाया कि क्या आपको पैसे देकर के बुलाया गया है, तो लोगों ने कहा कि हम माननीय प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए आए हैं, जिनको जनता की पीड़ा का आभास है जी, तो वो हमारा अस्तित्व है। लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ लोग अगर अस्तित्व की बात करते हैं तो बड़ा विचारणीय है। तो चलिए अभिषेक जी, मतलब इस बार आप किसी से समझौता नहीं करेंगे, सपा से भी नहीं करेंगे, अन्य दलों से भी नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से? नहीं, हमारा गठबंधन हो चुका है जनता के साथ जी, हमारा गठबंधन जनता के साथ हो चुका है और हमें बड़े गर्वान्वित होकर के इस बात को हम कहते हैं। बिल्कुल, लंबे समय से 90 से आपका गठबंधन टूटा हुआ है। ने कुछ घोषणाएं की कि आपको याद होगा कि गेहूं और धान पाएगा 2500 और गन्ना किसान पाएगा 400। महिलाओं की टिकट में भागीदारी 40% की कर दी जी, 20 लाख रोजगार और जो हमारी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो दूर दराज जाती हैं पढ़ने के लिए, उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी, और जो हमारी 12वीं पास की बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए स्मार्टफोन, बहुत सारी सौगातें हैं जो है। तो आप अपना पूरा लगभग जो घोषणा पत्र बनने वाला है, अभिषेक जी आप भी जानते हैं कि आप ये पूरी बातें जो कह रहे हैं, जो आपका घोषणा पत्र जो प्रियंका जी ने कहा है, जब सरकार आएगी, लेकिन ये विज्ञापन में आता है, आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, बहस नहीं कर रहे हैं। चलिए खैर, राघवेंद्र जी बहुत सारे आरोप लगे हैं। हम तो अपने पार्टी की बात करेंगे ना। जी 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 जी, अब जब सत्ता में आएंगे तब स्कूटी देंगे ना। चैनल पे अपने पार्टी की बात करेंगे जी, सत्ता में आएंगे तब स्कूटी देंगे ना। अरे बिल्कुल आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। हम और आप बैठ करके मिठाई जरूर खाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे, जश्न भी मनाएंगे। राघवेंद्र जी बहुत सारे आरोप लगे हैं आपसे, अभिषेक जी भी लगा रहे हैं, अमित जी भी लगा रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक समय जब कांग्रेस को पीछे करने के लिए आप सब लोग गठबंधन करते थे, मतलब बीजेपी से लेके जितनी भी पार्टी थी गठबंधन करते थे कि कांग्रेस को हराना है, पीछे जाना है। आज स्थिति उलट हो गई है। आज आपको साइड में करने के लिए, आपको हराने के लिए, आपको पीछे ले जाने के लिए मुझे लगता है कि सारे दल एक है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। अभिषेक जी की बातों का भी उत्तर चाहेंगे। जमई साहब ने भी कहा है कि वो विशुद्ध रूप से लग रहा है कि आपने जो वादे कहे थे वो वादे तो पूरे नहीं हुए, साथ में जो विकास जो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, और मुख्य मुद्दा लखीमपुर खीरी को लेके, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेके बीजेपी को मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार घेरने का प्रयास करेगी जनता के बीच में। क्या कहेंगे राघवेंद्र? देखिए त्रिपाठी जी, मेरी सरकार है, मुझे अभिषेक जी का भी बयान जवाब देना है और आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय का भी बयान देना है, तो मुझे उचित समय दिया जाए। जी 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 त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो हम अभिषेक जी के जो बोल रहे हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। बिंदुवार दीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये है बात, देखिए बोल लेने दीजिए, बाद में आप नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ बिंदुवार दीजिए, आपका समर्थन कर रहा हूँ मैं। हाँ, बिंदुवार दे रहे हैं, बिंदुवार आपके पास जो बिंदु है मैं सबका दे रहा हूँ जी। देखिए वास्तविकता तो ये है जी, कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई नीति बची है, न कोई नेता बचा जी। बार बार घुमा के वही राहुल गांधी, बार बार घुमा के वही प्रियंका गांधी पिछली बार भी आई थी जी लोकसभा चुनाव में। तो पाटिल जी याद करिए, जवाब दे दीजिए। अभिषेक जी, राघवेंद्र जी आप बात कर रहे थे, राघवेंद्र जी जवाब देने दीजिए, आप उनका उत्तर आने दीजिए। अभिषेक जी कृपया जवाब लीजिए, पहले कृपया उत्तर आने दीजिए राघवेंद्र जी का। जी भाई, मुझे याद है लोकसभा चुनाव में आई थी जी, मीडिया ने बहुत ढोल रास्ते बजाए थे जी, क्या स्थिति हुई थी जी जी, तो सीटें थी लोकसभा की, एक चली गई थी जी। उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं रही है, अब अच्छी तरीके से जानती है, बहुत पानी बह चुका है। बार बार इस प्रकार से काट की हानि जो बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। ये जो उत्तर प्रदेश में जो घोषणा कर रहे हैं, स्कूटी देंगे, 40% टिकट देंगे, तो स्मार्टफोन दे देंगे,
तो ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं अन्य प्रदेशों में भी दे दीजिए भाई। पंजाब में तो नहीं दे रहे हैं, उत्तराखंड में तो नहीं दे रहे हैं ना, 5 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव हो रहा है, उनमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ बड़ा लॉलीपॉप दे रहे हैं पब्लिक को। वास्तविकता ये आप लोग भली प्रकार जानते हैं, उत्तर प्रदेश में आप कहीं 3 में ना 13 में कहीं कुछ है नहीं। जमाई साहब, अभिषेक जी, आप दोनों लोगों से मेरा अनुरोध है, राघवेंद्र जी आप लोगों को उन्होंने बड़े शांति से सुना, उनकी बात आ जाए, अब फिर आएंगे आपको। समय है जमाई साहब, समय है, अभिषेक जी समय है। बोलूंगा जमाई साहब ने भर्ती आरोप और लगाए हैं जी। अब मैं अभी तक बहुत शांति से सुना, अब मेरी बात जो है हो जाने दीजिए, जनता को निर्णय करने दीजिए। त्रिपाठी जी जी, ये जो मुझे इनके लिए प्रमाण पत्र इनसे नहीं चाहिए, ना जमाई साहब से चाहिए, ना आपके अभिषेक जी से चाहिए। मेरा विषय जो है जनता में पहुंचने दीजिए जी। जनता को इसका निर्णय करने दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या लेकर के चुनाव में आई थी और क्या इन लोगों ने जो दिया हुआ है पिछले 4.5 सालों में, और हम लोग क्या लेकर के विधानसभा चुनाव में जाएंगे जी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब 2017 में उत्तर प्रदेश में जो सरकार छोड़ी थी, तब बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश जी, बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में है 6.5% है। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। जब भाई साहब धैर्य से रहिए, आप लोगों ने तीर मारा वो मैं बता रहा हूँ। तो 11% बेरोजगारी दर इन विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने कम की जी। पिछली बार जो हमारी सरकार बनी थी, 2017 में हमारी सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश में केंद्र की योजना में उत्तर प्रदेश की कहीं कोई गिनती नहीं थी। मैं बहुत गौरव के साथ कह रहा हूं, बहुत गौरवान्वित हूं ये कह करके, उत्तर प्रदेश में 44 ऐसी योजनाएं हैं केंद्र की जिसमें उत्तर प्रदेश देश में अव्वल नंबर पर है। समाजवादी पार्टी के जो ये मोटे से मैंने बातें बताई, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। चाहे बहुजन समाज पार्टी के 2 कार्यकाल हो, चाहे समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकाल हो, 10-10 वर्षों में इन लोगों ने 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किया है। हमने जो है 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश से अभी तक आजादी से लेकर अभी तक बने हुए। जमाई साहब आपके पास आ रहे हैं, आपको पर्याप्त समय देंगे। जमाई साहब क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं भाई साहब? आपको पर्याप्त समय देंगे, जमाई साहब आपको पर्याप्त समय देंगे, उनकी बात आ जाने दी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ जी। राघवेंद्र जी, त्रिपाठी जी, मैंने पहले तो 2 चीजें बताई, इसका ये जवाब जरूर दीजिएगा। क्या बेरोजगारी दर 17.5% नहीं थी, आज 6-6.5% है कि नहीं है जी? और योजनाओं के बारे में जरूर बताएंगे। ये लोग फर्जी आंकड़े लेकर के आते हैं त्रिपाठी जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन लोगों ने एक आधा अधूरा एक्सप्रेस वे बनाया था लखनऊ, सॉरी एक्सप्रेस वे नहीं, ये आपके मेट्रो लखनऊ में, उसको पूरा करने का काम हमने किया था जी। उसके अलावा 10 मेट्रो महानगर में हम लोग चला रहे हैं। आगरा और कानपुर में इस महीने मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। मैं मेडिकल कॉलेज में आना चाहता हूँ। 32 मेडिकल कॉलेज जो उत्तर प्रदेश में काम करने की स्थिति में है। अभी आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया था। हम लोग पीपी मॉडल से हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या पीपी मॉडल का मेडिकल कॉलेज, हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम कर रहे हैं। 15 एयरपोर्ट बन रहे हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम जोरों शोरों से चल रहा है। आगे 3-4 महीने में वो भी कंप्लीट होने वाला है। एमएसएमई सेक्टर में हमने 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हुआ है। अरे बात सुन लेने दीजिए। 45 लाख से अधिक गरीबों को हमने मुफ्त आवास उपलब्ध कराया हुआ है। 1.5 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाई है। 7 करोड़ लोगों से ऊपर के लोगों को हमने 5 लाख तक का बीमा दिया हुआ है। इसके अलावा हमने हर गांव में रहने वाले को मुफ्त शौचालय दिया हुआ है। इस प्रकार से हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसमें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस हो उसके आसपास नहीं है। हम लोग जो है आपके फिल्म सिटी का काम निर्माण कर रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, लेबर पार्क का निर्माण कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, विकास के पैमाने पर समाजवादी पार्टी कहीं भी खड़ी नहीं उतरती है, इसलिए ये लोग जिन्ना को लेकर के आते हैं। जिन्ना का विषय लाने की क्या जरूरत थी? अगर इनमें मादा हो तो पिछले जो इनकी सरकार थी उसका विषय लेकर के क्यों नहीं आते हैं? अरे विकास के आप अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, संक्षेप में बात लंबा हो गया, थानों में डिप्यूट होंगे या कि ये क्या विषय हो गया भाई? अरे आप लोग हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं और ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठोकते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, अरे भाई ये बताइए, आप लोगों ने क्या सुशासन दिया? जब हमारी सरकार थी उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में
दंगे हुआ करते थे, ऐसा कोई दिन नहीं था उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते थे। हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में दंगा होता था। आपकी सरकार में जो अपराधी अखिलेश यादव के साथ हेलीकॉप्टर में घूमा करते थे, आंख खोल के देख लीजिए, जेलों के शिक्षकों के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। 1000 से ऊपर अपराधियों ने अपने को सरेंडर करके थानों में आत्मसमर्पण किया है कि नहीं किया है? जी राघवेंद्र जी, आप ये बताइए, श्रीमान जी, 1400 करोड़ की संपत्ति भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आप ही लोगों ने छुड़वाई है। आपने अपने विकास कार्यों का पूरा विवरण दे दिया है। राघवेंद्र जी, देश की जनता को बचाने का काम करते हैं आप लोग। राघवेंद्र जी, आपने अपने विकास कार्यों का पूरा विवरण दे दिया है, जमीन जी ने सुन लिया है। जमीन जी, आप कह रहे हैं कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने जो चीजें कही है, उन्होंने आपने कहा जी राघवेंद्र जी, सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज दिया जी। इनका समस्या ये है, बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, अपना काम गिनाइए, हमारे जो आप लोग समय बर्बाद करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। राघवेंद्र जी, प्रधानमंत्री सड़क योजना को, ये राघवेंद्र जी आपको सुन लिया, आप उसकी बात आ जाने दीजिए। मैं अंतिम प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉइंट प्रोग्राम समझते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो पिछले 40 साल से लागू हैं। उसमें आवास का मामला है, उसमें टॉयलेट का मामला है। वो नरेंद्र मोदी टॉयलेट योजना नहीं है राघवेंद्र जी। प्रधानमंत्री सड़क योजना 50 साल से ऊपर से चल रही है जी। प्रधानमंत्री सड़क योजना नरेंद्र मोदी सड़क योजना नहीं है जी। अरे थोड़ा फर्क समझिए ना आप लोग। जी जी, हम तो ये आपसे भी पूछ रहे हैं 2-3 पॉइंट पे राघवेंद्र जी, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को स्वराज के टीवी के जरिए जवाब बताओ जी। एक तो आपका ये गृह मंत्री मिश्रा, उसके बेटे का जो बंदूक से गोली चली, किसान मारे गए, थार से आपने कुचला, फोरेंसिक रिपोर्ट में यह तय हो गया कि ये उनका बंदूक था जी। ये आपका गृह मंत्री गिरफ्तार कब होगा, ये उत्तर प्रदेश के किसानों को बताओ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो रसोईया बहनें हैं हमारी, मिड डे मील जो बनाती हैं हमारे पूरे प्रदेश के गांव के जो स्कूल हैं, 4 लाख से ऊपर रसोइयों की तनख्वाहें 8 महीने हो गए, उनको तनख्वाहें आपने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार क्या करे हैं कि हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में 70% शिक्षकों की नौकरियां खाली हैं। तो जनाबे आली, ये जो शिक्षक की नौकरियां खाली हैं, इनको कहीं नहीं भरे आप। चलो आप अपनी जाति के लोगों को भर लेते, जिनको मुख्यमंत्री जी पसंद करते हैं। आप हमें बताओ कि जितने अस्पताल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किए थे, उनमें आज एक में भी बेड और दवाई और डॉक्टर क्यों नहीं? क्योंकि त्रिपाठी जी, ये जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है ना, योगी जी, इनके आसपास जो है ये धर्म कांड में बड़े अच्छे आदमी हैं, मुझे तो बड़े पसंद आते हैं। वो आसपास उनके धुआं रहता है, पॉलिसी पैरालिसिस है उस इंसान को, उसे नहीं मालूम है कि ये प्रदेश कितना विशाल है, इसकी समस्याएं कितनी बड़ी हैं, इसमें कितने तरह के लोग हैं, इसमें कितने तरह के गरीब गुरबा महिलाएं। यूनाइटेड नेशन आपके उत्तर प्रदेश को बताता है कि यूनाइटेड नेशन में हमारे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है कि उत्तर प्रदेश में 60% हमारी महिलाएं कुपोषित हैं, मालन्यूरिश्ड हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा। मंदिर दो, मस्जिद दो, गुरुद्वारे दो, हमें नहीं मतलब है। बताओ कि हमारे उत्तर प्रदेश की हमारी माएं, ये बहनें 60% कुपोषित क्यों है महाराज? कोई जवाब आपके पास? लेकिन सब बड़े अच्छे मुद्दे आपके पास है, तो जिन्ना की एंट्री क्यों कराई? उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, जिन्ना की एंट्री क्यों कराई? अरे त्रिपाठी जी, जिन्ना जी के मंत्रालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो तो इनके साथी थे। हिंदू महासभा का गठबंधन था जिन्ना के साथ, और हमने जिन्ना को, उनकी सोच को भगा के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे समाजवादी लोगों ने। इनको याद नहीं है? नहीं तो यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जिनके बारे में मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था दुर्गा है दुर्गा, वही समय था जब हमने पाकिस्तान के 2 चिथड़े उड़ा दिए। न तो इनके यार है, जब चुनाव आएगा तो जब इनकी सरकार गिरेगी, जिन्ना आ जाएंगे, पाकिस्तान आ जाएगा। नहीं, जिन्ना के पास तो आपने कराई, सपा ने कराई जिन्ना की एंट्री।
त्रिपाठी जी, जब हम विचारधारा की बात करेंगे जी, सरदार पटेल जी के बारे में दो बात याद की जाती है जी, कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी का विरोध किया। पाकिस्तान के जो इरादे थे भारत को तोड़ने के, सरदार पटेल जी ने फेल किए। क्या कहा था आरएसएस के बारे में सरदार पटेल जी ने? कहा था ये जो राघवेंद्र जी का पार्टी है, ये जो बीडी सावरकर है, ये तो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, ये तो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, ये विचार पागलपन है। पागल कहा था ऐसे लोगों को राघवेंद्र जी जो बगल में बैठे हैं और ये सरदार पटेल जी का फोटो लेके टहल रहे हैं। अरे शर्म करिए राघवेंद्र जी, नाम मत लीजिएगा आइंदा सरदार पटेल जी का। और हम लोग जब याद करेंगे आपको आईना दिखाएंगे। मतलब जावेद जी, आपका कहना है कि सरदार पटेल जी आपका कहना है कि सरदार पटेल जी इस देश के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने? सरदार पटेल जी इस देश में 500 राज्य रजवाड़ों को मिला के भारत को बनाने वाले लोग हैं जी। जब हम सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे तो हम उस यूनाइटेड इंडिया के लिए श्रद्धांजलि देंगे। हम कहेंगे उन्होंने हिंदू महासभा जनसंघ के विचारों को पागलपन कहा, इसलिए भारत के लोग, किसान मजदूर उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। चलिए पाटिल जी, आपको पता नहीं है अभी भारतीय जनता पार्टी के कितने चिथड़े उड़ने वाले हैं अगले 2 महीने के अंदर। चलिए अभिषेक जी, आप कितना सहमत हैं जमई जी के वक्तव्य से, स्पीच से? देखिए, बात मेरे सहमत और असहमति की नहीं है। बात यह है कि जनता को लूटा किसने है जी। आपने देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई राघवेंद्र सिंह जी ने कैसे मेरे आंकड़ों को, जो कि कैग द्वारा दिया गया था, उनको झूठा बता दिया कि फर्जी आंकड़े हैं। तो मतलब इसको और क्या कहा जाएगा, सारी बातें इसी जगह पे खत्म हो जाती हैं जी। लेकिन मैं इनको कुछ आंकड़े और बता दूं कि बड़ी छोटी से उसमें वजह से, अभी आप लखीमपुर खीरी की घटना की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ढिलाई थी, जिन्होंने कार्यवाही नहीं की और उनकी वजह से ये हुआ, और जो मंत्री थे उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए थी जी। इन्हीं के यहाँ के जो मंत्री हैं, आपको ध्यान होगा शिक्षा विभाग के मंत्री जो है, उन्होंने कैसे अपने भाई का झूठा सर्टिफिकेट बनवा करके जो लोग कोरोना काल में गोलोक वासियों को उनके हकों को हड़पने पे लगे हुए थे। उसके बाद आपको एक छोटे से आंकड़े और याद दिला दूं कि तकरीबन इन्हीं के कार्यकाल में 9,46,00,000 रुपए के जो स्कूल बैग्स थे जो प्राथमिक विद्यालयों को पहुंचने थे वो पहुंचे ही नहीं। सिंचाई विभाग में 96,98,00,000 रुपए का ठेका बिना किसी मानक के तय किए हुए इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिला दिए। उसके बाद मैं आपको याद दिला दूं कि पीएसयू में तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान था सिर्फ इनकी गलत नीतियों की वजह से। और आपको याद दिला दूं कि 108 जो एम्बुलेंस सेवा है उसमें 9,000 की भर्तियां पड़ी हुई है। 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। और मैं क्या क्या गिनाऊं, जब इन्होंने सरकारी आंकड़ों को ही झूठा बता दिया तो आप इससे ही समझ सकते हैं ये कितना सच बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड तो सरकार के ही जारी किए हुए हैं ना। चलिए अभिषेक जी, निश्चित हम राघवेंद्र प्रताप जी, हम आपके पास विशेष टिप्पणी लेकिन राघवेंद्र सिंह जी, आप एक बार फिर से अभिषेक जी की जमई जी का बड़ा जोरदार झन्नाटेदार स्पीच थी, झन्नाटेदार आरोप लगाए उन्होंने। बहुत संक्षेप में राघवेंद्र जी, समय कम है। सवाल का बोलिए जवाब जी कि गृह मंत्री कब गिरफ्तार होगा इनका, किसानों की हत्या के मामले में कब ये हटाए जाएंगे? चलिए राघवेंद्र जी। तो बाकी जी, इनको इतना पता नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, जिसको गिरफ्तार होना है वो हो चुका है और कानून अपना ईमानदारी से काम करता है। ये हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। गाजीपुर जेल में गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ हम जो गिरफ्तार जो थे मुख्तार अंसारी, उसके लिए पक्का तालाब मछलियों के लिए खुदवाते थे हम लोग। खाल खींच के भूसा भरने वाले लोगों में है। आपने जितने अपराधियों को हेलीकॉप्टर में घुमाया, अब मेरा विषय आने दीजिए। जो गृह मंत्री है ये गिरफ्तार होंगे जी। राघवेंद्र जी का कहना है फॉरेंसिक रिपोर्ट की बार बात कर रहे हो, गिरफ्तार होंगे। ये जो रिश्तेदार हैं आपके
साहेबजादे जो गृह मंत्री जमाई साहब कानून को अपना काम कर दीजिए। ये अरे बताओ ना, कानून अपना काम कर रहा है श्रीमान जी, ज्यादा दखल मत उसमें दीजिए। आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, या आप कहोगे तब गिरफ्तार होगा, आप कहोगे तब छोड़ा जाएगा। आप धैर्य रखिए, हमारी सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाते हैं, हमारी सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाते। बस इससे आप पूरा कर लीजिए बात। विशेष के लोगों को कानून को अपना काम करने दीजिए। ज्यादा जमाई साहब, हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग मुरव्वत बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको संकेत में बताए दे रहे हैं, एक दंगा हुआ था, अपराधियों की पोस्टर लगा दिए गए थे, घर कुर्सी कर ली गई थी। हमारी सरकार है श्रीमान जी जमाई साहब, आप बात तो घुमाइए नहीं। अरे आप लोगों ने विकास क्या किया, इस विषय पे आप नहीं आओगे। अरे आपकी सरकारें क्या कर रही है, आपने उत्तर प्रदेश से घोषणा क्यों कर दी जमाई साहब? आप लोग विकास के करके बात करेंगे, सरकार की विकास की बातें करते हैं जमाई साहब। राकेश साहब, नहीं चाहते हो आप लोग। जमाई साहब, आप लोगों ने सवाल किया है, आप लोगों ने सवाल खड़ा किया है, राघवेंद्र जी को उत्तर देने दीजिए। जमाई साहब, आपका ही उत्तर नहीं आ पाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि गृह मंत्री कब हटाए जाएंगे? ये वो अमित शाह जी के मित्र हैं। अरे जवाब तो ये राघवेंद्र जी को जवाब देने दीजिए। और आप भी ये जानते हैं जमाई साहब कि राघवेंद्र जी इस चैनल के माध्यम से यहाँ से नहीं डेट दे सकते हैं, तारीख नहीं दे सकते हैं कि कल गिरफ्तार करेंगे। वो अपना गिरफ्तार पे पार्टी का पक्ष नहीं होंगे। आप तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे निश्चित तौर पर। नहीं देंगे आप लोगों को हम। तो जमाई साहब, उनका पार्टी का अपना पक्ष रखने दीजिए। जी राघवेंद्र जी। जमाई साहब को ये नहीं पता है, कानून अपना काम करता है और सरकार अपना काम करती है। इनकी सरकार में गठबंधन होता है, हमारी सरकार में नहीं होता है। मैंने अपनी बात इस विषय में रख दी, ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहता उस चैनल का। मैं ये कह रहा हूँ जमाई साहब को इतना समय दिया गया, मैंने 2 बातें इनसे पूछी थी। इनकी सरकार 4 बार रही, मुझे इनकी अपेक्षा थी ये कोई बात उनका जवाब देता। पहली बात मैंने इनको ये पूछी थी, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर ये 17.5% छोड़ के गए थे, 6% वर्तमान में 6-6.5% है। क्या इस पे राजी है कि नहीं है? और दूसरा मैंने एक बात कही थी, 40 योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल चल रहा है केंद्रीय योजनाओं में। खैर इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये लोग गोल मोल घुमाने का काम करते हैं, कभी जिन्ना में चले जाते हैं, कभी राम जन्मभूमि में चले जाते हैं, कभी थानों में 7 सिपाही तैनात हो गए, मुस्लिम में चले जाते हैं। ये लोग कभी बात ही नहीं करते। अरे भाई जमाई साहब, आपको इतना समय दिया गया, आप अपनी विकास की योजनाएं बताते, ये बताते मैं ये घोषणा पत्र ये लेके आया हूँ, 4 बार सरकारें रही हैं, उसमें ये मैंने काम किए। मैंने तो अपने जो 4.5 साल की सरकार जो रही है, इसमें 1.5 साल कोरोना काल में खराब हो गया है, उसका मैंने इसमें बातें बता दी। आप उसका ईमानदारी से कहीं कोई खंडन नहीं कर पाए। अरे आप बता देते मैंने ये किया और ये करने वाले हैं, कुछ नहीं बताना चाहते हैं। रहे आपके समाज कांग्रेस का एक पार्टी के जो प्रवक्ता बहुत है, क्या करना है वो भी जो है शुरू कर देंगे। जी आप लोग बोलना नहीं देना। चलिए राघवेंद्र जी जमाई साहब, राघवेंद्र वरिष्ठ पत्रकार है, राघवेंद्र प्रताप सिंह उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। अस्पताल की कृपया सुन लीजिए। अब राघवेंद्र जी नहीं बोल रहे हैं, राघवेंद्र जी उत्तर नहीं दे रहे हैं जमाई साहब, राघवेंद्र जी उत्तर नहीं दे रहे हैं। इनसे आगे कौन बोलेगा? जनता को निर्णय करने दीजिए जी। राघवेंद्र साहब जनता के पास बात जाने दीजिए, आप जोर से बोल रहे हैं नहीं होने वाला। जमाई साहब, राघवेंद्र जी हमारा समय समाप्त हो रहा है, हमारा समय समाप्त हो रहा है, टिप्पणी तो सुन लीजिए, समय समाप्त हो रहा है। जमाई साहब, राघवेंद्र जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, निश्चित तौर पे राघवेंद्र जी जो आंकड़े दे रहे हैं बेरोजगारी दर का, वो उसका उत्तर जमाई साहब से नहीं मिल रहा। जमाई साहब जो आंकड़े दे रहे हैं उसका उत्तर उधर से नहीं मिल रहा। अभिषेक जी अपनी अलग आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या होगा आने वाले समय में, कौन सा मुद्दा हावी रहेगा इस बार 2022 में? देखिए, प्रवक्ता का मतलब वही होता है कि जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब न दे, बाकी सब कुछ दे दे। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा EWS सर्टिफिकेट से शिक्षा मंत्री के सगे भाई ने नौकरी पाई, आज तक FIR दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, इसका जवाब नहीं मिला। सपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस जाति को पसंद करते हैं उसी जाति के लोगों को भर देते, नौकरी दे देते। पता नहीं ये लोग जाति से ऊपर कब उठेंगे, समझ में नहीं आता। अरे ये आपका कार्यकाल जब था तो आप एक जाति वर्ग के अधिकारियों को आपने अध्यक्ष बनाया,
जो योग्य नहीं थे उनको भी अध्यक्ष बनाया। आपने नौकरी बाकी ने उड़ी की तरह योगी आदित्यनाथ सरकार तो तमाम गलत तरीके से नौकरी पाए, लोगों की नौकरी छूटी है, जो काम नहीं करते थे उनकी भी नौकरी छूटी है, और गलत सर्टिफिकेट लगाकर जो नौकरी पाए उनको भी नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप जाति से ऊपर उठिए, जात की बात मत करिए। नौकरी तो हर सरकार देती ही है, सपा भी दी, बसपा दी, कांग्रेस जब रही वो भी दी, बीजेपी भी दे रही है। जातियों से ऊपर उठिए। और भ्रष्टाचार की जो बात है, देखिए त्रिपाठी जी, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, सरकार चाहे जिसकी भी हो, कांग्रेस की रहे, सपा की रहे, बसपा की रहे, बीजेपी की रहे, भ्रष्टाचार कोई खत्म कर पाया क्या? कोई बहुत अंकुश लगाए तो थोड़ा सा कम कर लेगा। भ्रष्टाचार तो जब सरकार जाती है तो उसके भ्रष्टाचार के पोल खुलते हैं। हम कहते हैं केंद्र की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के रिज्यूम कर देख लीजिए, बीजेपी उठाती है, ये घोटाले हो गए, वो घोटाले हो गए, यहाँ पे सपा बसपा के उठे। लेकिन आप बताइए किसी एक घोटाले का नाम बताइए, 2-4 घोटाले का जिसमें दोषियों को सजा मिली और वो जेल चले गए। होता ये कि छोटे मोटे अधिकारी नाप दिए जाते हैं, बाकी ये मंत्री और आईएएस जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, आराम से ऐश करते हैं, उनको कुछ होता नहीं है। ये पता नहीं क्या है कि सारे पार्टियों का वही हाल है। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अधीनस्थ से लेकर हर जगह भ्रष्टाचार की बात की थी कि गलत तरीके से नौकरी बांटा गया, ये क्यों नहीं जेल में डाल दिए भाई? सारे अध्यक्ष तो उस समय के ऐसे ही घूम रहे हैं। आपने 4.5 सत्ता पा लिया, उसके बाद भूल गए। इसी तरह सपा ने कहा था हम सरकार में आएंगे तो ये तोड़ देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद उन्हीं से गठबंधन कर लिया। ये भी जब आए तो कहे 27 साल यूपी बिहार, फिर सपा से ही गठबंधन कर लिए। तो ये राजनीति है, और जब चुनाव आता है तो सब अपनी गोटी सेट करते हैं कि हमारा किस पार्टी से गठबंधन होगा तो हमारा ज्यादा फायदा होगा, हमें जाति की लड़ाई करनी है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करनी है, क्या करनी है। विकास के मुद्दे गौर हो जाते हैं और जाति संप्रदाय ये सब हावी हो जाता है, और सभी अपने अपने स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ रहे हैं कि हम इस रास्ते से चलेंगे, निश्चित तौर पर ज्यादा सीट पाएंगे, सत्ता में किसी तरह। निश्चित तौर पर हम कहते हैं जो वादे आप यहाँ पे कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, लागू कर देते हैं, समय समाप्त हो गया। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्हें सत्ता चाहिए और उसके लिए सारी पार्टियां। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, समय भी हमारा समाप्त हो। निश्चित तौर पे आप कहा कि छोटे अधिकारी नाप दिए जाते हैं, लेकिन बड़े अधिकारियों के लिए अभी कोई इंची टेप, उनकी सीमा अनहद है जिसकी कोई हद नहीं है, और ऐसे में उनके लिए कोई इंची टेप नहीं बना है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कुछ अपवाद जरूर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र सिंह जी आपका, भाजपा प्रवक्ता जमई साहब आपका, अभिषेक जी आपका, और राघवेंद्र प्रताप सिंह जी आपकी विशेष टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 22 की बिसात बिछकर तैयार है। हर दल का दावा है कि जीत उसी की होगी, लेकिन सच तो ये है कि चुनाव में बाजी तो कोई एक ही मारेगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो लग रहा है कि बीजेपी को सपा से कड़ी टक्कर मिलेगी। वहीं बसपा और प्रसपा आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से मोर्चे पर डटी हुई है, वो भी न केवल बीजेपी बल्कि सपा के लिए इस चुनाव में सिरदर्द साबित हो सकती है। उधर आपने भी उत्तर प्रदेश के रण में उतरने की जिस तरह से तैयारी की है, लगता है कि उसे मतदाताओं का थोड़ा बहुत साथ मिल सकता है। खैर, जब चुनाव की तारीख नजदीक आएगी तो समीकरण और भी बदलेंगे, साथ ही स्थितियां भी साफ होंगी, जिनसे हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड